जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक। और ये जो क्लास 6 की हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की, इस तरह से हमारी सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री की भी। तो आप जुड़े रहिए इनके साथ और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। तो आज इसका पहला चैप्टर है जिसमें हम सौर मंडल में पृथ्वी इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम है, उसमें पृथ्वी कहाँ एग्जिस्ट करती है, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं ये सारे के सारे आपको ग्रह दिखाए गए हैं। कौन कौन से ग्रह हैं देखिए, यहाँ पर पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, नेपच्यून और यूरेनस। और प्लेटो तो अब ग्रह की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया गया है, इसको बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त हो जाता है, तो उसके बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। देखा होगा आपने, रात में धीरे धीरे तारों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि आप उनकी गणना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश जो है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। और ऐसा प्रतीत होता है आकाश में मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इस तरह से लगता है ना जब बहुत सारे तारे निकल जाते हैं और इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए से हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट जो है वो अन्य से अलग है, और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के साथ क्या करते हैं, चंद्रमा के समान चमकते हैं। जिस तरह से चंद्रमा चमकता है ना, तो बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ, अब देखिए ये जो चमकीली वस्तुएं हैं, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। भाई डेली चंद्रमा को देखते हैं आप लोग, और यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। भाई चंद्रमा कभी आपको पूरा चंद्रमा दिखेगा, कभी आधा, कभी थोड़ा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो इसकी जो आकार है वो अलग अलग चेंज होता रहता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जब चंद्रमा आपको पूरा दिखाई देता है तो इसे कहते हैं पूर्ण, जो चंद्रमा दिखाई देता है वो 1 महीने में एक बार दिखाई देता है। और ये जो पूरे चंद्रमा वाली रात होती है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात, इसी को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा किस दिन होती है, जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, पूर्ण चंद्रमा, उसको हम कहते हैं पूर्णिमा वाली रात। और 15 दिन बाद, इसके पूर्णिमा के 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कब, जब अमावस्या होती है उस टाइम पर चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर जो होगा नए चंद्रमा की रात्रि होगी, तो इसी को हमने क्या कहा, अमावस्या कहा। और ऐसे में मौसम जो मतलब आसमान है वो बिल्कुल साफ होता है, और यहाँ पर इस स्थिति में अमावस्या के दौरान आसमान का अवलोकन करना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है। अब है ना आगे, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक जो तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि जितना इन सभी का प्रकाश होता है उसके कई गुना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए हम सूर्य के प्रकाश में इनको नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। भाई जो भी वस्तुएं रात में चमकती हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सभी कहलाते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। भाई कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है और वो गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना ही प्रकाश होता है। तो इनके पास, ये गैस के बने हैं तो इनके पास अपनी ही ऊष्मा होगी और अपना ही प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, तारा। तो तारा जो होता है, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। याद रखना, ये बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं और वो सूर्य को एक ग्रह कहते हैं, जबकि सूर्य एक तारा है। और देखिए सूर्य के पास भी अपनी ऊष्मा भी है और अपना प्रकाश भी है। तो यहाँ पर ये क्या है, इनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जब आप रात के टाइम में देखते हैं तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी जो ऊष्मा है या उनका जो प्रकाश है हम उसको महसूस नहीं करते, तथा वे अत्यंत छोटे छोटे हमें दिखाई पड़ते हैं। देखा ना, तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा विशाल हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई देता है। भाई जब हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें छोटी ही दिखाई देती है, वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसी तरह से सेम तारे हैं, ये बहुत ही बड़ा इनका आकार है लेकिन दूरी ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत छोटे छोटे से नज़र आते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। वही जब हम रात को देखते हैं बहुत सारे तारे देखते हैं तो यहाँ पर इनके द्वारा अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। यही जो आकृतियाँ होती हैं ये नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और ये जो अर्सा मेजर है, अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर अगर आपसे पूछे क्या है अर्सा मेजर और बिग बियर, तो ये जो है ये भी नक्षत्र मंडल होता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल जो है ये है सप्तऋषि। कौन सा है? सप्तऋषि है। सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब होता है संत। यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। तो ये जो सप्तऋषि है ये किसका भाग है? ये अर्सा मेजर का ही भाग है, जो कि अर्सा मेजर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है, इसी का एक पार्ट है ये भी। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है इसमें बताया गया है, अपने परिवार या पड़ोस में से किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो ये आपसे भी देख सकते हैं इसमें। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण जो करते थे वो भी किसकी सहायता से करते थे? तो यहाँ पर दिशाओं का निर्धारण जो होता था वो ध्रुव तारा की सहायता से होता था। ध्रुव उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो प्राचीन समय में जो लोग थे वो रात में तारों के निर्धारण से ही क्या करते थे, वो उत्तरी दिशा जो होती थी, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। तो यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि चित्र में आप देखोगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। देखिए चित्र में देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर दिशा दिखाई गई है, पूर्व हो गई, ये पीछे पश्चिम हो गई इसके, और ये हो गई उत्तर दिशा। तो ध्रुव दिशा यहाँ पर ये जो स्टार्स आए हुए हैं यहाँ पर, ये स्टार का एक समूह यहाँ पर ऐसे बना हुआ है और फिर यहाँ इन्होंने जब इसको ऐसे देखा सीधा तो ये यहाँ पर क्या दिखाई दिया इन्हें? ध्रुव तारा दिखाई दिया। तो इस तरह से इनकी क्या होती है देखने की एक, ये यहाँ पर बताया गया है कि इसको इस तरह से हम इस स्थिति में इसको हम देख सकते हैं। अब देखिए आगे इसमें बताया है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। भाई हमने देखा था कुछ में तो अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है और कुछ में नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी कि तारों के पास अपना प्रकाश भी होता है और ऊष्मा भी होती है। तो ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, यानी कि ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते जबकि तारों के पास होते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाले। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी क्या है? एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये जो अपना प्रकाश है कहाँ से प्रकाश करती है? संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा ये दोनों ही चीजें सूर्य से प्राप्त करती है पृथ्वी, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा भी कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि अगर हम चंद्रमा से देखने पर तो यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई क्या होती है? प्रतीत। अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी का अवलोकन करें, पृथ्वी को देखें तो ये हमें चमकती हुई प्रतीत होती है। चलिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, यानी कि ये जो छल्ले होते हैं इनको दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं, जो कि किस किस पर है? बृहस्पति पर भी होते हैं, शनि पर भी और यूरेनस पे भी होते हैं। अब देखेंगे आगे, देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है पूरा
मैप दिखाया गया है यहाँ पर किस किस तरह से चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा रुक कर, तो ये सबसे पहले यहाँ पर आपको सूर्य दिखाया गया है। सूर्य के जो सबसे नज़दीक का ग्रह होता है वो है हमारा बुध। ये जो है ये कौन सा है, बुध है। बुध के बाद आता है फिर शुक्र, शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आती है फिर हमारा मंगल, मंगल आता है पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद आता है बृहस्पति। और मंगल और बृहस्पति के बीच की जो एक कक्षा है इसमें पाई जाती है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और फिर बृहस्पति के बाद जो स्थान आता है ये आता है हमारा शनि का, शनि के बाद आता है यूरेनस जिसे हम हिंदी में अरुण कहते हैं, और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा नेपच्यून जिसे हम वरुण कहते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे दिए हुए हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह होते हैं जिसमें हमारा आता है बुध, शुक्र, इसमें हमारे जो 4 ग्रह आते हैं ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों के चारों कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। जो स्टार्टिंग वाले 4 हैं सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टानों से बने होते हैं, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जबकि जो बाह्य वाले ग्रह हैं, बाहर वाले, जो बृहस्पति हो गया हमारा, इसमें कौन कौन से ग्रह शामिल है, तो 4 इसमें शामिल हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों ये दूर हैं पृथ्वी से काफ़ी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सूर्य से काफ़ी दूर है। तो सूर्य से दूर होने के कारण ये बहुत बड़े आकार के भी हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से क्या होते हैं, बने होते हैं, और दूर होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या आप जानते हैं, पहले ये देखते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, सोल जो है, सोल शब्द ये सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। आप इससे और भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, इसमें आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो चंद्रमा है ये क्या है, ये एक उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। तो यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। तो जिस तरह से हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसी तरह से 7 ग्रह और हैं जो कि सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा से ही चमकते हैं। यानी कि ये जो जिस तरह से पृथ्वी हमारी, इसको सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, इस तरह से उन 7 को भी मिलता है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होते हैं। अब बात करेंगे सौरमंडल की। सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल ये सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सब से मिलकर क्या होता है, सौरमंडल का निर्माण होता है, और उसे हम सौर परिवार का नाम दे देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य होता है। क्लियर है, चलिए आइए अब जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पर स्थित है, तो ये सौरमंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। भाई पूरा का पूरा जो सौरमंडल है, इसको जो ऊष्मा मिलती है, इसको जो प्रकाश मिलता है, वो सूर्य से मिलता है, इसका एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा के, जो इसकी तेज ऊष्मा है, उसको हम महसूस नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना दूर है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्रह की बात करेंगे। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और सूर्य से दूरी से इनका क्रम पूछा जाता है आपसे, तो सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार सबसे पहला आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, और फिर आता है हमारा नेपच्यून। क्लियर है, देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये यहाँ पर आपको इसको याद करने की ट्रिक भी दी है कि आप इसको इजीली कैसे याद रख सकते हैं सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार। तो ये है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं, इससे आपको सीक्वेंस इनका याद हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो शब्द है इनकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। इधर देखिए यहाँ पर
तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। और यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी जी शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसमें पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो जी मतलब हो गया पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। अब जानते हैं पृथ्वी के संबंध में और ज़्यादा शब्द क्या क्या होते हैं। जैसे कि जियो, ये जो जियो है, अब इस जियो में अगर हम लॉजी लगा दें तो जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। और अगर हम जियो में मैट्री लगा दें तो जियोमेट्री, जियोमेट्री मतलब होता है यहाँ पर पृथ्वी का मापन। और जियो में अगर हम ऑइड लगा दें जियोइड, तो जियोइड होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जो पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है उसको हम जियोइड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए यहाँ पर सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये दीर्घवृत्ताकार इस तरह से, ये जो कक्षा ऐसे ऐसे जो बनती है इनको कहते हैं हम दीर्घवृत्ताकार। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकट यानी कि सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। तो कितने दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है? 88 डेज में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो शुक्र को किसका भाई? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र है, क्योंकि इसका जो आकार है और आकृति है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है शुक्र की। अभी तक प्लेटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UB313 सिरस तथा प्लेटो, इनको बोने ग्रह कहा जा सकता है। यानी कि जो ग्रह बनने के लिए जो कैटेगरीज होती है, जो क्राइटेरिया होता है, उन सबको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए इसको बोने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर रात में आसमान को देखकर हमेशा मनुष्य जो है उसको देखकर मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट, जो कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि सभी जो ग्रह हैं तथा चंद्रमा ये परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में आज भी लगे हुए हैं। अब बात करेंगे हम पृथ्वी की। पृथ्वी की अगर यहाँ बात की जाए तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ये पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, हमारी पृथ्वी कैसे ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। तो ये ध्रुवों से थोड़ी चपटी होने के कारण ही इसका जो आकार है, इसकी जो शेप है, इसको क्या कहते हैं? भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी की और वायु क्या है? उपस्थित है, मतलब पानी और वायु की उपस्थिति है। तो वायु और पानी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि इस पर जीवन पाया जाता है और किसी ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता, आज तक भी हम देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। अब यहाँ देखिए एक और फैक्ट ही आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रकाश की जो गति है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि 1 किलोमीटर जाने में इसको प्रति सेकंड, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोल दिया। यहाँ पर देखिए कितनी है इसकी गति? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति है, इतनी तेजी से चलता है। और इसकी इतनी फास्ट गति होने के बावजूद भी, इस गति के बावजूद भी जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी पे पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आप देख सकते हो कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को। अब देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब देखिए यहाँ पर
कहा गया है कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। बिल्कुल गया है भाई। राकेश शर्मा का आपने नाम सुना होगा, वो पहले भारतीय हैं जिनको जो कहाँ पर गए थे, चंद्रमा पे गए थे। और इसी के साथ जब 1969 में ये यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे, उस टाइम पर 1969 में भारत में इसरो की स्थापना हुई थी। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, उसकी स्थापना ही की गई थी जब ये चांद पर पहुंच गया था अमेरिका। अब बात करेंगे हम चंद्रमा की। चंद्रमा ये हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि इसका जो व्यास है, इसकी जो व्यास है वो कितना है, पृथ्वी का 1/4 है। और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मतलब जितने भी खगोलीय पिंड और हैं उनसे पास पड़ता है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो सूर्य कितना था, 15 करोड़ किलोमीटर दूर था, और ये कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं हम उपग्रह क्या होते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं, यानी कि जो मैन मेड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, वो उन्हें कहते हैं मानव निर्मित उपग्रह। तो ये कृत्रिम पिंड होता है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो इनका जो यूज़ है किस लिए किया जाता है कृत्रिम उपग्रह का, एक तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और संचार माध्यम के लिए भी किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और इसको क्या कर दिया जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और अंतरिक्ष में जो स्थापित कुछ उपस्थित जो भारतीय उपग्रह हैं उनमें देख लेते हैं, ये पूछ ले जाते हैं आपसे। तो देखिए, इनसैट, IRS और एडुसेट, ये क्या है, ये सभी भारतीय उपग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में है। अब यहाँ पर देखिए, रॉकेट जो है, मानव निर्मित रॉकेट को किस तरह से इसको कक्षा में इसको प्रवेश कराया जाता है इसका। तो यहाँ पर देखिए, रॉकेट का प्रक्षेपण जब किया जाता है, पृथ्वी से इसको भेजा जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है, रॉकेट फिर पृथ्वी पर गिरता है। और किस तरह से गिरता है, खुलकर, और फिर इसका उपग्रह की कक्षा में प्रवेश ही किस तरह से यहाँ पर प्रवेश करता है उपग्रह में, कक्षा में अपनी उपग्रह। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जो हमारा मून होता है, पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, लगभग 27 दिन में पूरा करता है। और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो समझ में आ गया, क्योंकि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर इतने टाइम में ही लगभग पूरा करता है और पृथ्वी के चारों ओर भी एक चक्कर इतने ही टाइम में लगभग ये पूरा करता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को इजीली देखा जा सकता है। तो जो आपको दिखाई देते हैं ना, जो चंद्रमा में कभी कभी जी कहते हैं कि चांद में दाग है, वो दाग नहीं है, वो चांद में गड्ढे दिखाई देते हैं। और कब दिखाई देते हैं, तो पूर्णिमा की रात को दिखाई देते हैं जब पूर्ण चंद्रमा होता है। अब बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद उनसे ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह दिखाया गया है। अब हम देखेंगे उल्का पिंड। अब देखेंगे उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं।
तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। भाई सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या है, उल्कापिंड होते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही वो पृथ्वी पर आ गिरता है, जिससे कि धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पृथ्वी पर गड्ढे भी बन जाते हैं। अब देखो, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, जब बहुत सारे तारे निकले हुए होते हैं? तो यह लाखों तारों का जो समूह है, यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है, और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। यानी कि जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो इस आकाशगंगा का एक भाग मात्र है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली होती है, और इस प्रकार की जो लाखों आकाशगंगाएं हैं, ये मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण क्या होता है, बहुत सारी जो आकाशगंगाएं हैं, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ये ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, और वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी जो है इस ब्रह्मांड का पूरे का हिस्सा हैं। अब देखिए, क्या ब्रह्मांड के बारे में अगर एक संबंध बताना चाहें तो किस तरह से बताएंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे यहाँ बताया गया है कि आप अगर पृथ्वी पर हैं, तब तो हमारी जो पृथ्वी, देखिए ये आप हो गए मान लिया। अब आप कहाँ हैं, आप पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी किसका भाग है, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, और सौरमंडल किसका भाग है, तो ये आकाशगंगा का भाग है, और आकाशगंगा किसका भाग है, तो ये पूरे ब्रह्मांड का भाग है। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्रह्मांड यहाँ पर बनता है। तो देखिए यहाँ पर तथा, तो ये बताया गया है कि अगर आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, हमारा सौरमंडल वो आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो अब इससे जुड़े हुए तथ्य में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चित्र दिखा दिया गया है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर तो फिनिश हो गया। अब देख लेते हैं इसके, चलिए क्वेश्चंस क्या कहते हैं। ये अब पूछा है कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो भाई देखिए, तारों के पास अपना प्रकाश होता है, अपने प्रकाश और अपना ऊष्मा होता है, लेकिन ग्रहों के पास नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से चमकते हैं। सौरमंडल क्या है, तो जितने भी सारे के सारे अभी हमने देखा, सौरमंडल क्या है भाई, तो ये पृथ्वी और पृथ्वी पर उपस्थित सभी ग्रह, इन सब से मिलकर क्या बनता है, सौरमंडल बनता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका बता देती हूँ, आप उससे याद करिएगा, आपको और भी ईजी पड़ेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमारा भाई सूर्य होता है, सबसे पहले हमारा क्या है भाई, यहाँ सूर्य है। सूर्य के जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो होता है बुध। कौन सा होता है, बुध। अब बुध के बाद अगर हम बात करें अगला दिन कौन सा आता है, बृहस्पति आता है, लेकिन बृहस्पति हमें अभी नहीं लेना। तो बुध के बाद हमें इसको छोड़ना है, बृहस्पति को, और हम किसको लेंगे, शुक्र को लेंगे। किसको लेंगे, एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले किसको लेंगे, हम बुध को लेंगे। तो बुध के बाद हमें बृहस्पति तो लेना नहीं है, तो हम किसको लेंगे, शुक्र को लेंगे। तो बुध शुक्र, शुक्र के बाद अब हमें लेना है फिर पृथ्वी को। तीसरे नंबर पे क्या आती है, पृथ्वी। तो ये शुक्र और पृथ्वी के बाद अब हम लेंगे किसको, मंगल को। पृथ्वी के बाद किसको लेंगे, मंगल। अब मंगल के बाद बुध तो ले नहीं सकते, बुध तो पहले आ गए, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, बृहस्पति आएगा। तो यहाँ पर किसको लेंगे, बृहस्पति को। अब बृहस्पति के बाद क्या आएगा हमारा, शुक्र। शुक्र तो पहले आ चुका, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे, शनि को लेंगे। और शनि के बाद हमारा अरुण और वरुण आते हैं। तो अरुण यानी कि यूरेनस, और फिर हमारा वरुण यानी कि नेपच्यून आते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। तो इनकी दूरी से हमने क्रम भी देख लिए। अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, बाकी और किसी ग्रह पर जीवन अभी तक देखते हैं कि आपको नहीं मिलेगा। हमें हमेशा चंद्रमा का एक भाग ही क्यों दिखाई देता है, ये भी हमने पढ़ लिया क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने अक्ष पर भी लगभग उतने ही टाइम में चक्कर लगाता है, और उतने ही टाइम में वो पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब ब्रह्मांड क्या है, तो जितनी भी सारी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं भाई, सौरमंडल हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सभी आकाशगंगाएं हैं, ये सब किसका पार्ट है, ब्रह्मांड का। तो इन सब से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा पूरा ब्रह्मांड बनता है।
अब देखिए यहाँ पर पहला पूछा है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह होता है शुक्र। सूर्य के सबसे नज़दीक, वो भी कौन सा, तीसरे नंबर का हमें बताना है कौन सा है। तो सूर्य के सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र और फिर थर्ड आती है हमारी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का होता है। क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ ये आपको समझ में आया होगा, और ये फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद फिल कीजिएगा, ठीक है। ये छोटा सा काम आप लोग करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो बाकी अपना ध्यान रखिएगा, और क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को भी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।